डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। ये किसी के परंपराओं, भावनाओं या प्रतिष्ठाओं को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र उत्पाद काल्पनिक है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। चसिक्स अच्छे से सेटिस्फाई करूंगी। चौहान मैंशन, शाम का वक्त। वैष्णवी जी बैकयार्ड की तरफ आई जहां पर समस्तिका और आस्तिक दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खेल रहे थे। समस्तिका हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। वो आज एक बार फिर से आस्तिक के साथ अपनी वही पुरानी गेम खेल रही थी जो वो हमेशा से खेलती थी। उन दोनों को यूं देखकर वैष्णवी जी मुस्कुराए और उसके पास आकर बोली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? समस्तिका ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आप बहुत अच्छी है। वैष्णवी जी मुस्कुराए और बोली, अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? आस्तिक तुरंत अपने कपड़ों को छूते हुए बोला, आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए और मेरी माँ को भी इतने अच्छे कपड़े दिए, आज वो बहुत सुंदर लग रही है। ये बोलते हैं उसकी नज़र एक बार फिर से समस्तिका पर आ गई थी। वैष्णवी जी ने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आज तुम्हारी माँ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ तो कुछ बोलती नहीं है, तुम ही मुझे अपना नाम बता दो। आस्तिक तुरंत बोला, मेरा नाम आस्तिक है और मेरी माँ का नाम समस्तिका है। समस्तिका का नाम सुनकर वैष्णवी जी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा नाम है, जैसे तुम खूबसूरत वैसे तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों इतनी बुरी हालत में क्यों थे? मेरा मतलब है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों काफ़ी अच्छे परिवार से हो, तो फिर तुम दोनों फटे हुए कपड़े और वो सब। वैष्णवी जी का सवाल सुनकर अब आस्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वैष्णवी जी को क्या बताएं। कहीं उनके बारे में सुनकर वैष्णवी जी उन्हें घर से बाहर न निकाल दे। वही जैसे ही वैष्णवी जी ने उसे परेशान होते हुए देखा, वो आस्तिक के पास बैठकर उसे संभालते हुए बोली, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है आस्तिक बेटा, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। वही समस्तिका जो चुपचाप उन दोनों की तरफ देख रही थी, अचानक उसे घबराहट होने लगी और वो आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर गहरी गहरी नज़रों से वैष्णवी जी को देखने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी, उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बाहर की तरफ जाने लगी तो वैष्णवी जी को समझ आ गया था कि शायद वो भी डर रही है। वो उन्हें तुरंत रोकते हुए बोली, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब तक तुम यहाँ रहना चाहो तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो, इसे तुम अपना ही घर समझो। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर प्यार साफ झलक रहा था और समस्तिका जो एकदम से डर गई थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हो गए। वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई और एक बार फिर से आस्तिक के साथ खेलने लगी। वैष्णवी जी हैरानी से उन्हें देख रही थी। अभी तक समस्तिका ने उनसे कोई बात नहीं की थी और समस्तिका उन्हें समझ में भी नहीं आ रही थी कि कैसे पल पल में समस्तिका बदल जाती है। कभी उसकी हालत थोड़ी ठीक लगती है तो कभी वो एकदम हिम्मत हार जाती है। अब पल भर में ही उसने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया और अब एक बार फिर से बिल्कुल वापस वैसे ही हो गई जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। वैष्णवी जी खुद से ही बोली, मुझे लगता है कि मुझे समस्तिका को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके अच्छे से टेस्ट और चेकअप करानी चाहिए ताकि मुझे पता तो चले आखिर समस्तिका के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये बोलते हुए वो समस्तिका और आस्तिक की तरफ ही देख रही थी। तभी उनकी नज़र वहां पर बाहर से आ रहे हैं सर्वेंट पर गई। वो उसे देखकर तुरंत बोली, तुम समस्तिका और आस्तिक का ख्याल रखना, इन्हें छोड़कर कहीं मत जाना और हाँ, ध्यान रखना कि ये दोनों बाहर भी ना आए। आज की पार्टी आगाज ने स्पेशल रखी है, तो अगर पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही मुझे उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया। वही वैष्णवी जी अब रघुवीर जी के बारे में सोच रही थी। रघुवीर जी आगाज के डैड थे, जिनके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अंडस्को कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी और चौहान मैंशन में एकदम माहौल बना हुआ था। ज़्यादातर लोगों के हाथों में वाइन के गिलास थे और जिनकी लाइफ पार्टनर उनके साथ आई हुई थी, उन्होंने अपने हाथों में वाइन के गिलास के साथ साथ उनकी कमर को भी थमा हुआ था। वही आगाज जो इस वक्त मिस्टर गुप्ता के साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। मिस्टर गुप्ता उसकी तरफ देखते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा आपको मिस्टर चौहान, आप सच में एक टॉप बिजनेसमैन बनने के लायक है। आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप जिस पोजीशन पर हैं उसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि आप बिजनेस में अपना पराया नहीं सिर्फ फ़ायदा और नुकसान देखते हैं।
आगाज अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक का गिलास देखते हुए बोला, अगर आपकी जेब में पैसा है ना मिस्टर गुप्ता तो किसी की औकात नहीं होती है आपके सामने बोलने की, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकने से पीछे नहीं हटता। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़र सामने खड़े हुए अमांश पर डाली जो दिव्या के साथ खड़ा था और दिव्या और उसके बीच किसी चीज़ को लेकर बहस हो रही थी। दिव्या अमांश की तरफ देखते हुए बोली, तो आखिर एक बार फिर से तुम हार ही गए। हार मुबारक हो पति। अमांश गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की हार पर खुश हो रही हो। दिव्या व्यंग्य से हंसी और बोली, और क्या करूं, वैसे भी तुम सिर्फ नाम के पति हो, आज तक तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दे पाए जो मैं तुम्हें एक पति की इज्जत दूं। अमांश के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, और तुम, आज तक तुमने मुझे क्या दिया है, तुम तो मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई, ब्लडी बांझ कहीं की। यू नो व्हाट, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। अगर तुम मुझे एक बच्चा पैदा करके दे देती होती ना तो मेरी ये हालात कभी नहीं होती। इस घर में मेरा रुतबा ही अलग होता, लेकिन पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। उसकी बातें सुनते हुए दिव्या गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, अभी अभी तुमने मुझसे जो बातें कही है ना उनके बारे में तुम बहुत पछताओगे अमांश, हद से ज़्यादा पछताओगे। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। अभी उसने 2 कदम आगे रखे ही थे कि उसकी नज़र आगाज पर गई जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। आगाज उसके पास आया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ड्रिंक पीना पसंद करेंगी क्या भाभी? दिव्या गुस्से से बोली, भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी, मुझे भाभी कहकर मत बुलाओ। आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम मेरे भाई की बीवी नहीं हो? दिव्या उसकी बात बीच में काट कर बोली, भाई नहीं, सौतेला भाई, जिसे तुम इंसान तक नहीं समझते, भाई तो समझना दूर की बात। जब वो तुम्हारा भाई नहीं तो मैं भाभी कहाँ से हुई? लेकिन अगर तुम कोई और रिश्ता बनाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा और तुम्हारा दोनों का रूम खाली है, चलें क्या? अच्छे से सेटिस्फाई करूंगी। अभी वो बोल ही रहा था कि आगाज ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक का गिलास एक झटके से ऊपर की तरफ किया और सारी ड्रिंक सीधा दिव्या के चेहरे पर जाकर गिरी। दिव्या का चेहरा एकदम से कांप उठा। आगाज के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। अगले ही पल उसने वो कांच का गिलास नीचे जमीन पर फेंका और बोला, अपनी जगह समझ आ गई तुम्हें या फिर समझाऊं? तुम और आगाज चौहान के बिस्तर पर इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आगाज सार्कास्टिक स्माइल के साथ दिव्या को देखते हुए वहां से चला गया और दिव्या अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा, उसका चेहरा और उसका हाथ दोनों ही बुरी तरह से कांप रहे थे। वो जाते हुए आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तो आज तो फिर पता चल ही जाए कि कौन कितने पानी में है। आगाज चौहान, अगर आज हम दोनों एक बिस्तर पर ना हुए ना तो मैं भी दिव्या नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इविल स्माइल तैरने लगी थी। 7 तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना परी? चौहान मैंशन। आगाज अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उस वाटर के हाथ में ट्रे थी जिसमें ड्रिंक के गिलास रखे हुए थे। आगाज ने एक ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे एंजॉय करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। वो बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं मिस्टर चावला थे। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, आई होप अब हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर हो। उनकी बात सुनकर आगाज हंसा। उसकी ड्रिंक खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसकी ड्रिंक खत्म हुई उसने गिलास साइड में रखा और अपने सिर पर अपना हाथ रखा। मिस्टर चावला उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप ठीक तो है ना मिस्टर आगाज? आगाज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ लेकिन थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, आई गेस आई नीड सम रेस्ट। आप ये पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर आगाज वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड में समस्तिका और आस्तिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन समस्तिका कुछ नहीं बोल रही थी। बस आस्तिक बोले जा रहा था और समस्तिका उसकी बातें सुने जा रही थी। आस्तिक इंतजार कर रहा था कि कब समस्तिका बोलेगी, लेकिन करीबन आधा घंटा हो गया था पर अब तक समस्तिका ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी अचानक से आस्तिक को जोरों से खांसी होने लगी। समस्तिका ने तुरंत उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। आस्तिक की खांसी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और उसका चेहरा लाल होने लगा। समस्तिका तुरंत अपनी जगह से उठी। एक बार फिर से उसके पर हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूमते हुए पानी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए जग पर गई। वो तुरंत उस जग के पास आई, लेकिन वो जग खाली था। समस्तिका ने आस्तिक की तरफ देखा जिसकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वो तुरंत आस्तिक के पास आए और उसकी पीठ सहलाकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ जग आगे की तरफ कर धीमे से बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही आस्तिक ने उसकी आवाज़ सुनी इसकी खांसी एकदम से रुक गई, लेकिन तब तक समस्तिका वहां से जा चुकी थी। आस्तिक जाती हुई समस्तिका को देखते हुए बोला, आप ठीक हो रही है माँ? आज आपने खाना भी अच्छे से खाया, आप अब बोल भी रही है। आप मेरे लिए पानी भी लेने गई है, मैं भी अब आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आपको अच्छा लगेगा।
ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बैकयार्ड से बाहर की तरफ आ गया। वो आगे की तरफ आ तो गया, लेकिन अब वहाँ पर इतना सारा शोर शराबा और इतनी सारी डेकोरेशन के साथ म्यूजिक और लोगों को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से कुछ माँ के लिए लेकर जाऊँगा तो ये गलत बात तो नहीं होगी ना। पर वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने तो पहले भी मुझे बहुत सारा खाना दिया है, तो अब वो नाराज नहीं होगी। मैं बस थोड़ा सा ही लूँगा, सिर्फ माँ के लिए, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ये बोलकर वो सामने लगे हुए स्टॉल्स की तरफ देख रहा था, जहाँ पर लजीज खाना बन रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो वहाँ आया और आकर उसने सामने टेबल पर देखा, जहाँ पर फ्रूट सलाद की प्लेट लगी हुई थी। वो उस प्लेट को उठाने लगा तो एक वेटर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आस्तिक मासूमियत से बोला, ये क्या है? वेटर ने आस्तिक को ऊपर से नीचे गौर से देखा और फिर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, इसे फ्रूट सलाद बोलते हैं। ये अमीरों का खाना होता है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। दिव्या जो वहां से अंदर की तरफ जा रही थी, जैसे ही उसने उस वेटर की ऊंची आवाज सुनी, वो तुरंत उस वेटर की तरफ देखने लगी और जैसे ही उसकी नज़र आस्तिक पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? ये बोलते हुए वो भी आस्तिक को ऊपर से नीचे देख रही थी। वही आस्तिक ने जैसे ही दिव्या को देखा, वो डर गया। उसे यही डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वो तुरंत बोला, मैं आस्तिक हूँ। दिव्या गुस्से से बोली, तुम्हारा नाम नहीं पूछा है मैंने, ये पूछा है कि तुम यहाँ पर आए कैसे। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तुम यहाँ पर किसी गेस्ट के साथ आए हो। तो फिर तुम्हें यहाँ पर अंदर आना किसने अलाउड किया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कुछ खाने की? चोर हो ना तुम, यहाँ चोरी करने आए हो? आस्तिक तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं आंटी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। दिव्या के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोली, ओह रियली, तुम यहाँ पर रहते हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? नहीं, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम जैसों को पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि तुम जैसों को चोर बनाकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सके, लेकिन दिव्या को अपने घर में गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर उसने वहां पर एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो सर्वेंट तुरंत उसके पास आया। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सर्वेंट कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही दिव्या दोबारा बोली, उठाओ इसे, मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं इस पर बर्बाद करूं। ये बोलते हुए दिव्या के दिमाग में आगाज का ख्याल चल रहा था। वो जानती थी कि आगाज अंदर रूम में जा चुका है। उसकी ड्रिंक दिव्या ने ही स्पाइक की थी और अब वो भी उसके पीछे पीछे जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र आस्तिक पर चली गई और वो यहाँ बिजी हो गई। उस वेटर ने तुरंत आस्तिक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। वो लगभग से उसे खींच रहा था। आस्तिक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो रोते हुए बोला, प्लीज़ अंकल, मेरा हाथ छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मुझे मेरी माँ को तो लेने दो ना। वो मेरे लिए पानी लेने गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बस एक बार मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुझे बाहर नहीं निकाला तो दिव्या मैडम मुझे बाहर निकाल देगी। निकल जा यहाँ से। ये बोलकर उसने जोर से आस्तिक को धक्का दिया तो आस्तिक सीधा आगे की तरफ जाकर गिरा, लेकिन वो आगे गिरता उससे पहले ही अमांश ने उसे पकड़ लिया। अमांश ने उसे अपनी बाहों में संभाला और वही वैष्णवी की जो काफी दूरी पर खड़ी थी, वो भी भागते हुए उसे तरफ आई। अमांश ने हैरानी से आस्तिक की तरफ देखा। जैसे ही दिव्या की नज़र अमांश और वैष्णवी जी पर पड़ी, वो गुस्से से कांपती हुई वहां पर आए और बोली, आप लोग जानते हैं ये बच्चा कौन है? वैष्णवी जी गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चा कौन है और कौन नहीं ये छोड़ो, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या बदतमीजी कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आस्तिक को ऐसे धक्का देने की? दिव्या चौंकते हुए बोली, मतलब आप इसे जानती हैं? वैष्णवी जी ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय तुरंत जाकर आस्तिक को संभाला। आस्तिक वैष्णवी जी की गोद में तो आ गया, लेकिन उसकी नज़रें अमांश पर थी। वो अमांश को बड़ी हैरानी से देख रहा था। अंडिस को वहीं दूसरी तरफ समस्तिका जो बैकयार्ड से आगे की तरफ आई तो वो गार्डन एरिया में जाने की बजाय सीधा चौहान मैंशन के अंदर की तरफ आ गई। अंदर जाकर वो किचन ढूंढ रही थी जहां पर वो आस्तिकी के लिए पानी ले सके, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र आगाज पर गई जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। आगाज को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराए और अपना जग साइड में रखकर उसके पीछे पीछे चल दी। आगाज ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो समझ चुका था कि उसकी ड्रिंक को किसी ने स्पीक किया, लेकिन वो फिर भी अपने सेंसेस में नहीं आ पा रहा था। वो जैसे ही रूम में आया, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी आंखें बंद हो रही थी।
कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा खोली तो उसे अपने सामने समस्तिका नजर आई। समस्तिका को देखते ही वो कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं समस्तिका भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और अचानक से ही वो आगाज के सीने से लग गई। आगाज ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से अलग किया और अपने सीने को सहलाने लगा। उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी। वहीं जब समस्तिका ने उसे अपनी चेस्ट को सहलाते हुए देखा तो वो एक बार फिर से उसके करीब आई और खुद उसके सीने को सहलाने लगी। आगाज ने अपनी मदहोशी भरी नजरों से उसे देखा। उसके होंठ सूख रहे थे और उसकी नज़र समस्तिका के होठों पर थी। वही समस्तिका भी चुपचाप उसके चेस्ट को सहलाते हुए उसे देख रही थी और अचानक ही उसने आगे बढ़कर आगाज के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आगाज जो पहले ही अपने सेंसेस में नहीं था, उसने भी समस्तिका को खुद से अलग नहीं किया और उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे किस करने लगा। समस्तिका और आगाज दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस किए जा रहे थे। आगाज ने समस्तिका को यूं ही कमर से थामे हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और अचानक से समस्तिका के पैर बेड से लड़खड़ा गए। वो बेड पर नीचे गिरने लगी तो आगाज ने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ना वो समस्तिका को संभाल पाया और ना ही खुद को। वो समस्तिका के ऊपर आकर गिरा और समस्तिका आगाज और बिस्तर के बीच एकदम धंस गई। आगाज बड़ी ही गहरी लेकिन लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना परी? समस्तिका धीरे से बोली, मुझे दर्द क्यों होगा, आप हैं ना मेरे पास आगाज, मुझे दर्द नहीं हो सकता, आप मेरे हर दर्द की मरहम है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आगाज का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे किस करने लगी। इस बार आगाज ने भी अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए और उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। समस्तिका ने भी अब अपने हाथ पूरी तरह से उसकी कमर पर लपेट दिए और कुछ देर बाद आगाज ने उसके होठों से अपने होंठ अलग किए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो परी। समस्तिका धीमे से बोली, आप मुझे परी क्यों कह रहे हैं आगाज? मुझे समस्तिका क्यों नहीं कह रहे? आगाज लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, क्योंकि तुम परियों की तरह खूबसूरत हो। ये बोलकर उसने समस्तिका की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ जो पहले समस्तिका की कमर पर थे वो अब उसके पूरे बदन पर चलने लगे थे और धीरे धीरे समस्तिका के कपड़े उसके जिस्म से अलग होते जा रहे थे। आगाज बड़े ही प्यार से कभी उसके होठों को चूमता तो कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके सीने को तो कभी उसके गोरे कंधों को। परी नाजुक सी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और उसका बदन बहुत तपने लगा था। आगाज की बाहों में वो मदहोशी भरी अंगड़ाइयां ले रही थी और आगाज भी उन अंगड़ाइयों में बेहद चूर हो रहा था। वो समस्तिका को एकदम से सहने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर बाद आगाज के भी कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और समस्तिका का नाजुक सा बदन आगाज के बदन से लिपटा हुआ था। आगाज ने खुद को पूरी तरह से समस्तिका में समेट दिया था और समस्तिका ने भी अपने दोनों हाथ आगाज की पीठ पर रखे हुए थे और के नाखूनों के निशान आगाज की पीठ पर दिखाई दे रहे थे। दोनों के पसीने से तरबतर बदन एक दूसरे से टकरा रहे थे और उस टकराव में दोनों ही गहरी सिसकियां भर रहे थे। आगाज पूरी तरह से समस्तिका पर झुका हुआ समस्तिका को अपना बना चुका था और समस्तिका भी अपने प्यार की गहराइयों में आगाज को महसूस कर रही थी। वो दोनों एक सफ़ेद चादर में लिपटे पूरी तरह से एक दूसरे की आगोश में थे। चैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने की? चौहान मैंशन। रात के तकरीबन 11 बजे दिव्या गुस्से से अमांश की तरफ देख रही थी जो उसके सामने ही खड़ा था और उसकी गोद में आस्तिक था। वैष्णवी जी भी गुस्से से दिव्या को घूर रही थी। वो उसे डांटते हुए बोली, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा दिव्या कि तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि जिसे तुम डांट रही हो वो एक मासूम सा 4 साल का बच्चा है। दिव्या गुस्से से बोली, तो और मैं क्या करूं मॉम, आप ये भी तो देखिए ना कि ये बच्चा कौन है। मुझे इसकी शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है कि जरूर ये किसी भिखारी का बच्चा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या ही पता कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। तुम आज तक कभी खुद को समझ पाई हो क्या कि तुम कैसी हो? बेशक से बच्चा कोई भी हो लेकिन है तो एक बच्चा ना। पर तुम्हें बच्चों से क्या ही कोई फर्क पड़ता होगा। तुम्हारा तो खुद का कोई बच्चा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता, तो तुम क्या जानो कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। वैष्णवी जी ने अमांश से आस्तिक को लिया और बोली, अब मैं तुम दोनों को बता रही हूं कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत खास है। इसका नाम आस्तिक है और ये अब तक चौहान मैंशन के बैकयार्ड एरिया में रह रहा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूं कि ये चौहान मैंशन के अंदर ही रहेगा। पर खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इस बच्चे की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो। ये बोलकर वैष्णवी जी आस्तिक को अपने साथ ले गई और गुस्से से अब दिव्या अमांश को घूरने लगी। वो तुरंत अमांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या क्या कहा तुमने मॉम के सामने मुझे जलील किया। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूं जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दूंगी। अगर नहीं हो रहा है बच्चा तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें खुद को भी थोड़ा चेक करवाना चाहिए।
हो सकता है ना प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर हो, मेरे अंदर नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही अमांश ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, खबरदार, अगर ये बात दोबारा कही तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं बाप बन सकता हूं या नहीं। मेरे बाप बनने का एग्जाम्पल तो तुमने देखा ही था। ये बोलते हुए उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और दिव्या के सामने अतीत के कुछ पल चल रहे थे जिनमें वो अमांश के बाप बनने का प्रूफ तो बहुत अच्छी तरह से देख चुकी थी। उसने एक झटके से अमांश का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और बोली, ओह रियली? तो कहाँ है वो तुम्हारा नाजायज़ बच्चा? इतने अफसोस की बात है ना कि तुमने खुद अपने बच्चे को धिक्कार दिया था और अब तुम एक बच्चे के लिए तरस रहे हो। ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है कि तुम अब बच्चे के लिए तड़प रहे हो, पर शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहोगे। अमांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अमांश चौहान को जो चाहिए होता है ना वो उसे हासिल करके रहता है। और मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ चौहान प्रॉपर्टी से मतलब है, जिसके लिए मुझे बच्चा चाहिए। और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि चौहान प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। अमांश गुस्से से उसे देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिव्या इविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हें चौहान प्रॉपर्टी के लिए एक बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे चौहान प्रॉपर्टी के लिए बच्चा नहीं आगाज चौहान चाहिए, क्योंकि आगाज चौहान से तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेशक से तुम इस घर को कोई वारिस भी दे दो, मुझे जलील किया है ना आज तुमने, अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। ये बोलते हुए अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा मिला। उसने तुरंत अपना क्लच खोला और उसमें से अपना फ़ोन निकाला। उसके फ़ोन पर तकरीबन 10 मिस्ड कॉल थी, जो एक मीडिया पसंद की थी। वो मीडिया पसंद जिसे आज उसने स्पेशली चौहान मैंशन बुलाया था, और वो मीडिया पसंद उसे और आगाज़ को एक रूम में कैप्चर करने वाला था जब वो दोनों इंटीमेट होते, इसीलिए तो उसने आगाज़ को वो नशे की दवाइयाँ दी थी। उसने तुरंत उसे मीडिया पसंद को कॉल किया तो सामने से फ़ोन स्विच ऑफ आया। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंशन में आगाज़ के कमरे के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग चुका था। तकरीबन 4 से 5 लोग अपने हाथ में कैमरा और माइक लेकर दरवाजा के बाहर खड़े थे, और अब उन्होंने अचानक ही दरवाजा खोला तो उनके हाथ लगते ही वो दरवाजा पूरा खुल गया। आगाज़ नशे में था और उसने दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि समस्तिका तो वैसे ही अपनी सेंसेस में नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला और मीडिया वालों ने सामने की तरफ देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो मीडिया पसंद जो दिव्या और आगाज़ को वहां पर कैप्चर करने के लिए आया था, उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। आखिर उसे इस काम के बहुत सारे पैसे जो मिलने वाले थे। वही जैसे ही एक सर्वेंट ने बहुत सारे मीडिया वालों को आगाज़ के कमरे के बाहर देखा, वो तुरंत बाहर गार्डन की तरफ भागी और तुरंत वैष्णवी जी के पास गई। वैष्णवी जी ने जैसे ही उस सर्वेंट को हौंकते हुए देखा, वो बोली, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसे सर्वेंट ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर उनके होश उड़ चुके थे। वो तुरंत आस्तिक को उस सर्वेंट को सौंपकर अंदर आगाज़ के रूम की तरफ बढ़ गई। मीडिया वाले आगाज़ और समस्तिका की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वो दोनों चादर में थे, इसीलिए उन दोनों के बदन दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चादर कंधों से थोड़ी हटी हुई थी, जिसकी वजह से उनके कंधे दिखाई दे रहे थे। तभी वैष्णवी जी वहां आते ही जोर से चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? बंद कीजिए अपने कैमरे। ये बोलकर वो मीडिया वालों के आगे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नज़र घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। तभी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आगाज़ की आंखें खुली और अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर वैष्णवी जी और मीडिया वालों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसका सिर इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर काफ़ी भार है, जैसे कोई उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा हो। उसने तुरंत नज़रें नीचे की तरफ की तो समस्तिका को वहां पर देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं वैष्णवी जी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की? आप लोगों को यहाँ पर पार्टी में इनवाइट किसने किया? मीडिया वाले तुरंत बोले, हमें जानना है कि मिस्टर आगाज़ चौहान की जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। आज तक वो मीडिया वालों से बचते आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई बीवी। तो आज उनके साथ उनके बेड पर कौन थी? वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, और ये जानने वाले आप कौन होते हैं? तभी आस्तिक जो शोर सुनकर वहां पर आया था, वो भी मीडिया वालों को देखकर हैरान था। दिव्या जो मीडिया वालों को रोकने के लिए वहां पर भागते हुए आई थी, ऐसे ही उसने सुना कि आगाज़ के साथ उसके बेड पर कोई है, उसके भी कदम एकदम से जम गए। मीडिया वालों में से एक जल्दी से बोला, हम मीडिया वाले हैं और मिस्टर आगाज़ चौहान मुंबई के टॉप बिजनेसमैन हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ का ही हिस्सा है और हमें पूरा हक बनता है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आए। आखिर दुनिया उनके बारे में जानने के लिए हमेशा बेताब जो रहती है।
वैष्णवी जी गुस्से बोली, अभी इसी वक्त अगर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं गए तो आप सबकी पर्सनल लाइफ मैंने अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर दी तो मैं भी वैष्णवी चौहान नहीं। मीडिया वालों को जैसे ही वैष्णवी जी की धमकी मिली वो तुरंत बोले, आप हमें यूं धमकी नहीं दे सकती। हम अगर चाहे तो 1 मिनट में मिस्टर आगाज चौहान की लाइफ को सबके सामने कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ है कि वो सिंगल नहीं है। ऐसा तो नहीं मिस्टर आगाज चौहान खुद को सिंगल बताकर दूसरी लड़कियों को धोखा देते हैं, उनके साथ वन नाइट स्टैंड करते हैं। हो सकता है उनकी कई गर्लफ्रेंड हो और वो खुद को सिंगल बताकर उन सबके साथ चीट कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर वैष्णवी जी दंग रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मीडिया वाले इतनी बेहुदा इल्जाम आगाज पर लगाएंगे। दूसरी तरफ आगाज ने उस चादर को खुद पर से हटाया और साथ ही साथ वो चादर समस्तिका के ऊपर से भी हट गई। आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि समस्तिका का मर्डर कर दे। आज तक उसने कभी किसी लड़की को खुद के करीब नहीं आने दिया था। उसे किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता था और आज एक लड़की उसके बिस्तर पर थी जो पूरी तरह से उसके सामने थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और आगाज को महसूस हो सकता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। वो जोर से चिल्लाया, हाउ डरे यू। उसका चिल्लाना सुनकर समस्तिका की अचानक से आंखें खुली और वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठकर बैठ गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो आगाज को देख रही थी जो गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी जुबान तो वैसे ही नहीं खुलती थी और आगाज को गुस्से में देखकर तो वो हद से ज्यादा डर रही थी। आगाज जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे बेड पर आने की? तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? उसके चिल्लाना सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो तुरंत बेड से उठ गई। कमजोरी की वजह से वो ढंग से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और अब तो उसके पैर और भी ज्यादा कांप रहे थे। वही आगाज अभी भी उसे देख रहा था। पहले ही समस्तिका पूरी तरह से उसके सामने थी और उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन आगाज की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर थी। उसकी नज़रों से और भी ज्यादा डरते हुए समस्तिका ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके जिस्म पर कपड़े हैं ही नहीं और अगर वो बाहर गई तो उसके साथ क्या हो सकता है। चनाइन, आपने उसे वन नाइट स्टैंड का ऑफर किया हो? चौहान मेंशन। आगाज बेड पर बैठा था और समस्तिका बाहर की तरफ जा रही थी। वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वो आगाज से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने अपनी हालत पर भी ध्यान नहीं दिया और आगाज जो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बैठा था। जब उसने समस्तिका को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगर समस्तिका इस हालत में रूम से बाहर जाती तो तबाही आ जाती। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और आगाज को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे एक लड़की बिना कपड़ों के किसी के सामने जा सकती है। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही समस्तिका ने दरवाजे का लॉक खोला और अगले ही पल वो आगाज की बाहों में सिमट गई। उसने लॉक तो खोल दिया था लेकिन दरवाजा नहीं खोला था और दरवाजा खोलने से पहले ही आगाज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। ये बोलते हुए उसने तुरंत दरवाजे का लॉक वापस लगाया और समस्तिका को लेकर वापस बेड की तरफ आया। समस्तिका डरते हुए उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आगाज इस वक्त खुद इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसने समस्तिका को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। समस्तिका को अपने गाल पर जोरों से दर्द महसूस हुआ और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं करी। वो बस अपनी शांत नज़रों से आगाज को देख रही थी। आगाज जो अपनी गहरी हरी आंखों से उसे देख रहा था, वो तुरंत उसके ऊपर झुका और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, तुम लोगों के लिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती क्या? कितना स्टूपिड होना, मैं तुमसे क्या ही सवाल कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम मेरे बिस्तर पर नहीं होती। पर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी भले ही कोई इज्जत नहीं लेकिन मेरा एक रुतबा है, एक नाम है और मैं उसे तुम जैसे किसी गिरी हुई लड़की के वजह से दांव पर नहीं लगने दूंगा। समस्तिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, दर्द दर्द हो रहा है। आगाज दांत पीसते बोला, ओह रियली, दर्द हो रहा है तुम्हें? मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। बोलकर उसने एक झटके में समस्तिका के बालों को छोड़ दिया तो समस्तिका पीछे की तरफ हो गई। आगाज ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर नीचे जमीन पर गिरे हुए समस्तिका के कपड़ों को उठाया और उन्हें समस्तिका के पास लाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारा। समस्तिका ने उन कपड़ों की तरफ देखा लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। वो बस अभी भी आगाज की तरफ देख रही थी। वही आगाज अब गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे क्या देख रही हो? उठाओ इन्हें और जल्दी से पहनो ये सब। समस्तिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उन कपड़ों को पहनने लगी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी आगाज पर थी और आगाज गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था। उसने खुद भी अपने पूरे कपड़े पहनकर अपना हुलिया ठीक किया और एक बार फिर से वापस समस्तिका की तरफ देखने लगा, जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे और दरवाजे के पास खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ
रूम से बाहर वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए मीडिया की तरफ देख रही थी और अमांश और दिव्या भी वहीं पर खड़े थे। दिव्या के होश उड़ चुके थे ये सुनकर कि आगाज के बिस्तर पर कोई लड़की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसके बिस्तर पर कौन सी लड़की पहुंच गई। वो गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोली, अगर किसी लड़की ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बेशक से वो कोई भी हो, जान से मार दूंगी उसे। मुझे किसी भी हालत में आगाज़ को अपना बनाना है और उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। अगर कोई भी लड़की मेरे रास्ते में आई तो आई विल किल हर। वो ये बोलकर आगे की तरफ आए और मीडिया वाले की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर। उस मीडिया पर्सन ने जिसे खुद दिव्या ने वहाँ पर भेजा था। जैसे ही दिव्या को बाहर देखा वो हैरान रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन दिव्या ने तुरंत उसे अपना सरनामा हिलाकर इशारा किया। वो मीडिया वाला तुरंत अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हम यहाँ से चलना चाहिए। हमें मिस्टर आगाज की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है मिसेज चौहान, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा था उससे पहले ही उसका साथी मीडिया वाला बोला, नहीं अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। माना चौहान फैमिली मुंबई की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, सबसे पावरफुल फैमिली है, लेकिन मीडिया वालों से ज़्यादा पावरफुल कभी कोई नहीं हो सकता। और अब मीडिया वाले ये जानकर रहेंगे कि आखिर मिस्टर चौहान के साथ जो लड़की उनके बिस्तर पर है वो है कौन। जैसे ही उसका सवाल पूरा हुआ रूम का दरवाज़ा खुला और आगाज बाहर की तरफ आते हुए उसे मीडिया वाले को देखने लगा। वो एकदम एक्सप्रेशंस होकर बोला, तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब। उसकी वो कर्कश भरी आवाज़ सुनकर वो मीडिया वाला एकदम से सहम गया। आगाज आगे की तरफ आया और बिल्कुल उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए क्या? कहीं मुझे देरी तो नहीं हो गई ना ज़्यादा? अगर कोई एक आधा सवाल बचा है तो जल्दी से पूछो, तुम लोगों के पास इतनी फुर्सत होगी कि मुंह उठाकर कहीं भी चले आओ, लेकिन आगाज चौहान के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम जैसे कीड़े मकोड़े पर जाया करें। जैसे ही सभी मीडिया वालों ने उसका ये बयान सुना उन सबको आगाज पर गुस्सा आने लगा। एक मीडिया वाला भड़कते हुए बोला, हमें जानना है कि आपके साथ आपके बिस्तर पर जो लड़की थी वो कौन थी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप भी बाकी बिजनेसमैन की तरह वन नाइट स्टैंड करते हैं? क्या ये आपके किसी बिजनेस पार्टनर की लड़की है जिसे आपका बिजनेस पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के लिए आपको सर्व किया है? या फिर ये कोई एस्कॉर्ट सर्विस से है जिसे आपने एक रात के लिए बुक किया है? हमें जानना है कि ये लड़की कौन है, इसका आपके साथ कोई रिश्ता है या नहीं, या फिर आप भी प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गरीब का फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है ना कि कोई लड़की आपसे कोई हेल्प मांगने आए हो, कोई जॉब मांगने आए हो और आपने उसे वन नाइट स्टैंड का ऑफ़र किया हो। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में ये सब चीज़ तो नॉर्मल है। आप लोगों के पास पैसा और पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोग दूसरे लोगों को अपने सामने कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो हो सकता है कि वो लड़की आपकी ज़बरदस्ती का शिकार बन रही हो या फिर आप उसका रेप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वैष्णवी जी भी हैरान थी और दिव्या और अमांश भी अपनी जगह पर खड़े खड़े चौंक गए। उसे मीडिया वाले को थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद समस्तिका ने मारा था और वो गुस्से से उस मीडिया वाले को देख रही थी। वो लगभग से अपनी पूरी हिम्मत लगाकर चिल्लाते हुए बोली, मैं प्यार करती हूँ आगाज से। खबरदार आपने उससे कुछ कहा तो मैं जान ले लूंगी आपकी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ अटक रही थी और उसके इस थप्पड़ ने मीडिया वालों की सांसें हलक में अटका दी थी। वही इस वक्त वैष्णवी जो पीछे की तरफ खड़ी थी, जिस मीडिया वाले को समस्तिका ने थप्पड़ मारा था, वो तुरंत समस्तिका की तरफ बढ़ने को हुआ लेकिन उससे पहले ही आगाज उसके करीब हुआ और उसने उसके गले को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सब लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप गए। वैष्णवी जी तुरंत आगाज की तरफ बढ़ी और उसका हाथ उस आदमी के गले से छुड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आगाज, छोड़ो उसे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मीडिया वाले तुरंत आगाज को और उसके गुस्से को अपने कमरे में कैप्चर करने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके साथी की सांस इस वक्त मुश्किल से चल रही है, बस वो आगाज को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। वही आगाज अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुका था। समस्तिका अपनी जगह पर खड़ी ये सब देख रही थी। डर से अब उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगी थी। वही वो मीडिया वाला खुद को आगाज की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी वहां पर एक आवाज़ गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उसे आवाज़ को सुनकर सबके होश उड़ गए थे लेकिन आगाज अभी भी उस मीडिया वाले का गला दबाकर उसे दीवार से लगाए हुए था और अब से मीडिया वाले की आंखें बाहर निकलने को हो चुकी थी। चटैन शादी और समस्तिका का फैसला, चौहान मैंशन। आगाज ने मीडिया वाले की गर्दन को कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे दीवार से लगाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जान ही ले लेगा।
तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए थे और सबकी सांसें जैसे हलक में अटकने को हो गई थी, लेकिन आगाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था और उसका हाथ अभी भी उस मीडिया वाले की गर्दन पर कसा हुआ था। सब मीडिया वाले आगाज के गुस्से को देखकर हैरान थे। तभी वो शख्स, जो कोई और नहीं गिरिराज चौहान थे, जो रिश्ते में आगाज के दादा थे, वो एक बार फिर से गुस्से से गरजे, सब मीडिया वाले 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चले जाएं, वरना अगर एक मीडिया हाउस पर गिरिराज चौहान ने ताला नहीं लगा दिया तो गिरिराज चौहान भी कुछ नहीं। उनकी धमकी सुनकर सब मीडिया वाले कहाँ गायब हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन वो जिसकी गर्दन अभी भी आगाज के हाथ में थी, वो अपनी सांसों के लिए तड़प रहा था। अब गिरिराज जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आगाज, अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। ये बोलकर वो वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें पार्टी और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो आज की पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। उनकी बात सुनकर आगाज ने मीडिया वाले की गर्दन तो छोड़ दी, लेकिन उसे घूरना नहीं छोड़ा। वो बेहद सर्द आवाज में उस मीडिया वाले की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। ये आगाज चौहान का तुमसे वादा है। ये बोलकर वो तुरंत अपने दादा गिरिराज चौहान के पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। उसके जाते ही वैष्णवी जी ने समस्तिका की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। तभी आस्तिक, जो बाहर समस्तिका को ढूंढ रहा था, सर्वेंट उसे संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन संभाली नहीं पा रही थी। वो भागते हुए अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उसकी मां चौहान मैंशन के अंदर है। जैसे ही वो अंदर आया और उसने ऊपर एक रूम के बाहर समस्तिका और बाकी सबको खड़े हुए देखा, वो तुरंत भागते हुए वहां पर आया और आकर समस्तिका के सामने खड़ा हो गया। समस्तिका ने अपनी नज़रें झुका रखी थी, लेकिन दिव्या और अमांश की नज़रें उस पर थी और उन दोनों के चेहरे इस वक्त एकदम सुन्न हो चुके थे। दोनों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के जिस्म से जान निकल रही हो। आस्तिक ने जब उन दोनों की नज़रें समस्तिका पर देखी तो वो तुरंत रोते हुए बोला, प्लीज़ मेरी माँ पर गुस्सा मत कीजिए। वो गलती से पर यहाँ से आ गई, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं अभी मेरी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और मैंने भी कोई चोरी नहीं की। हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ दिव्या के आगे जोड़ रखे थे। दिव्या ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था तो इसलिए वो डर रहा था। वही समस्तिका अभी भी अपना चेहरा झुकाए वहां पर खड़ी थी। दिव्या और अमांश ने एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। अगर वैष्णवी जी वहां पर नहीं खड़ी होती तो इस वक्त शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की भी थी कि समस्तिका कुछ बोल क्यों नहीं रही। वहीं वैष्णवी जी अब तुरंत समस्तिका और आस्तिक के पास आए और बोली, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आस्तिक। तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ चोरी भी नहीं की है और तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्तिक रोते हुए बोला, नहीं, मैं जानता हूँ अभी आप लोग ये सब बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोग पुलिस को फ़ोन करेंगे और हमें पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं और मेरी माँ ने कोई गुनाह नहीं किया। ये बोलकर अब वो समस्तिका की तरफ घूमा और समस्तिका का हाथ पकड़कर बोला, माँ जल्दी चलो यहाँ से, अब हम और वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर उसने समस्तिका को खींचना शुरू कर दिया तो समस्तिका ने भी अपने कदम चुपचाप उसके साथ बढ़ा दिए। उसने एक बार भी नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। बस मीडिया वाले को थप्पड़ जरूर लगाया था, लेकिन इसके अलावा उसने और ना ही किसी से कुछ कहा और ना ही किसी की तरफ देखा। आस्तिक उसे लगभग से खींचते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा था। वैष्णवी जी तुरंत उसे रोकते हुए आगे की तरफ आए, लेकिन आस्तिक का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन वो सिचुएशन को संभाल भी बहुत अच्छी तरह से रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या ने अमांश की तरफ देखा और बोली, ये लड़की यहाँ कैसे आई? अमांश तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, तुम जानते भी हो, अगर इस लड़की ने सबके सामने मुंह खोल दिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है? अमांश गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा हमें, उसकी हालत देखी है क्या तुमने? दिव्या गुस्से से पागल होते हुए बोली, ओह रियली, तुम्हें उसकी हालत की पड़ी है? तुमने उसे मीडिया वाले को थप्पड़ लगाते हुए नहीं देखा क्या? जिस तरह से उसने उसे थप्पड़ मारा ना, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हमें सिर्फ थप्पड़ नहीं बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। डर की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था। एक तरफ आगाज को गिरिराज जी अपने साथ लेकर जा चुके थे और दूसरी तरफ समस्तिका का वहां पर होना उसकी हालत खराब कर रहा था। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि समस्तिका के साथ बच्चा कौन है? दिव्या व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, मुझे तो लगा था कि तुम में थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा, लेकिन अब पता चला तुम ना सिर्फ जेब से बल्कि दिमाग से भी बिल्कुल खाली हो। वो लड़का कोई और नहीं तुम्हारा ही
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसका चेहरा दीवार से लगा दिया। गुस्से से वो कांप रहा था और उसकी आंखें बेहद गहरी लाल हो चुकी थी, जो अब बाहर निकलने को हो रही थी। वो धीमे लेकिन कड़कती हुई आवाज में बोला, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से कुछ निकाला तो। दिव्या ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखूंगी, लेकिन पहले फिलहाल उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। अमांश कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन लिए बोली, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं इस लड़की का करती क्या हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गई, जहां पर आस्तिक समस्तिका को लेकर वहां से बाहर जा रहा था और वैष्णवी जी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वैष्णवी जी आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम मान क्यों नहीं रहे हो बच्चे? तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है, इस वक्त उसे केयर की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छे रहने सहने की ज़रूरत है और तुम्हें भी एक अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो फिर से तुम्हें वही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम यहीं रहो, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। तभी दिव्या वहाँ पर आए और गुस्से से बोली, ओह गॉड, ये सब आप क्या कर रही है? लोग अपने घर पर आए हुए मेहमानों को भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखते और आपने भिखारियों को भी पता नहीं कब से इस घर में पाल रखा है। वैष्णवी जी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। दिव्या आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पहले तो मुझे लगा कि तुम कोई छोटे मोटे चोर हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम कोई छोटे मोटे चोर नहीं हो, बल्कि तुम तो एक बहुत शातिर चोर हो और जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और शायद ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है। समस्तिका ने तुरंत आस्तिक के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उससे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन कोई आस्तिक को कुछ कहे, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बेशक से फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। वही आस्तिक भी समस्तिका के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो तुरंत दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार अगर आपने मुझे और मेरी माँ को चोर कहा। मैंने कहा ना, हम दोनों चोर नहीं है। आप लोग बार बार क्यों हमें चोर बुला रहे हैं? मैंने कहा ना, हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो माँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से समस्तिका का हाथ कसकर थाम लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगा। तभी वहां पर गिरिराज जी की आवाज गूंजी, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। उस आवाज को सुनकर सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां पर गिरिराज जी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे और उनके साथ आगाज भी था। दिव्या और अमांश दोनों एकदम हैरान रह गए। अमांश भले ही नीचे नहीं आया था, लेकिन वो रेलिंग से लगकर खड़ा था, पर दूसरी तरफ होने की वजह से अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं थी। वैष्णवी जी ने भी एक गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बस समस्तिका और आस्तिक को अपने साथ अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। एक अलग ही लगाव उन्हें उन दोनों से महसूस हो रहा था। गिरिराज जी समस्तिका के सामने आकर खड़े हुए तो समस्तिका ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा। गिरिराज जी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कौन नहीं। क्या तुम हमारा एक फैसला मानोगी? क्या तुम हमारे आगाज से शादी करोगी? ये बात सुनते हुए समस्तिका उनकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ आगाज की गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। वो जानता था कि गिरिराज जी समस्तिका से यही बात कहने वाले हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि समस्तिका को और आस्तिक दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन उसके और गिरिराज जी के बीच कुछ देर पहले रूम में जो बात हुई थी, उसके बाद उसके हाथ बंध चुके थे। वैष्णवी जी खुद हैरान थी कि गिरिराज जी ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं और आगाज को चुप क्यों है। वो तुरंत गिरिराज जी के पास आए और हैरानी से बोली, ये सब आप क्या कह रहे हैं पापा? समस्तिका और आगाज की शादी? गिरिराज जी थोड़ा पीछे की तरफ हटे और बोले, हमने जो फैसला लेना था वो हम ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए कल सुबह होते ही आप शादी की सारी तैयारी कर दीजिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चले गए और आगाज भी गुस्से से कांपता हुआ अपने रूम में चला गया। वैष्णवी जी के होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्होंने तुरंत आस्तिक की तरफ देखा और बोली, अब तो तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अब तो तुम्हारी माँ की शादी हो रही है, वो भी इस घर के बेटे से। दिव्या गुस्से से कांपते हुए उनके करीब आए और बोली, आप पागल हो गई है क्या मॉम? दादाजी ने फैसला लिया और आपने भी उस फैसले को मान लिया। आप ऐसे कैसे एक भिखारिन की शादी अपने बेटे से करा सकती हैं, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं? वैष्णवी जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, जिसका क्लास और स्टैंडर्ड था उसे अपनी बहू बनाकर देख लिया मैंने, और अब उस फैसले पर कभी कभी बहुत अफसोस होता है। उनकी बात सुनकर दिव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए वहां से चली गई और वैष्णवी जी अब समस्तिका और आस्तिक की तरफ देख रही थी। तभी समस्तिका धीमे से बोली, चलो आस्तिक बेटा, हम यहाँ से चले।
ये बोलकर उसने अब खुद आस्तिक का हाथ कसकर थाम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आस्तिक हैरानी से परी की तरफ देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।